नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री, एनसीपी के वरिष्ठ नेता, एनसीपी के प्रवक्ता और शरद पवार के करीबी नवाब मलिक, उन पर अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। आज फिर ज़रूरत पड़ रही है। उसकी वजह है एक खबर। दरअसल नवाब मलिक जो कह रहे थे, उस वीडियो में मैंने कहा था उनको ये डर है कि उनको फंसाया जा रहा है, जैसे अनिल देशमुख को उनके मुताबिक फंसाया गया उसी तरह से। अनिल देशमुख को किसी ने फंसाया नहीं। अनिल देशमुख अपने कर्मों से फंसे हैं और नवाब मलिक भी उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये फंसाना जो है कोई राजनीतिक मूव नहीं है, ये अदालत के शिकंजे में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मामला थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो आज किस बात पे बात कर रहे हैं? बात सिर्फ कुछ घंटे पुरानी है, 24 घंटे भी नहीं हुए। कल ही यानी सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में उनको जमानत दी है। मामला क्या था? मामला था भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित भारती। उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। नवाब मलिक ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था। उनके खिलाफ जो आरोप लगा था उस पर 8 नवंबर को अदालत ने विचार किया और कहा कि प्रथम दृष्टया ये ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि नवाब मलिक का जो बयान है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उनके खिलाफ आरोप लगाए, वो मोहित भारती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं, चोट पहुंचाने वाले हैं। इसलिए मामला बनता है। अब जब मामला बना तो आगे सुनवाई शुरू हुई। तो ये कहना है मोहित भारती का कि उनके खिलाफ तो बोला ही, उनके ब्रदर इन लॉ के बारे में नवाब मलिक ने ये कहा कि एनसीबी ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया था और छोड़ दिया, उनमें मोहित भारती के ब्रदर इन लॉ भी थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी अवमानना की, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया इन्होंने और मेरे ब्रदर इन लॉ की भी। मेरे ब्रदर इन लॉ को एनसीबी ने न तो समन किया था, न तो हिरासत में लिया था, न बुलाया था, न वो उस क्रूज़ पार्टी में थे। इसके बावजूद नवाब मलिक ने ये आरोप इसलिए लगाया ताकि ये साबित किया जा सके कि एनसीबी जो भी कार्रवाई कर रही है उस क्रूज़ पर, जो ड्रग पार्टी हुई थी उसके मामले में, वो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। तो ये राजनीतिक इरादे से उन्होंने मेरे खिलाफ ये आरोप लगाया जिसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अदालत ने सुनवाई जो है, अब अगली सुनवाई 30 दिसंबर की तारीख तय की है और मोहित और उनके वकील ने यह भी कहा है कि इन्होंने अदालत के प्रोसीजर को भी सबवर्ट करने की कोशिश की। तो अदालत की अवमानना का भी इन पर मामला बनता है। तो इन सब मुद्दों पर सुनवाई अब 30 दिसंबर को जो नई तारीख लगी है उस पर होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि नवाब मलिक जमानत पर रिहा राजनेताओं की श्रेणी में आ गए हैं, जिनके खिलाफ अदालत जो है प्राइमा फेसी केस मानती है, आरोप को पुष्टि मानती है। लेकिन बात आज जो कर रहा हूँ केवल उसकी नहीं है। ये जो नवाब मलिक कह रहे थे कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अनिल देशमुख को फंसाया गया था, वो क्यों कह रहे थे? महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो तो अलग है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ चल रहा है बड़ा। हुआ ये है कि एनसीबी हाई कोर्ट गई। एनसीबी हाई कोर्ट क्यों गई? एनसीबी हाई कोर्ट गई अनिल देशमुख के जो एक्स प्राइवेट सेक्रेटरी थे, संजीव पलांडे। दरअसल इस पूरे केस में, अनिल देशमुख वाले केस में, एक वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक महत्वपूर्ण गवाह है। उनके जरिए ही बहुत कुछ होता था। तो इसलिए उनको हिरासत में लेकर, पहले गिरफ्तार किया, फिर हिरासत में लेकर ईडी ने पूछताछ की, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तो संजीव पलांडे हाई कोर्ट आए थे कि इस केस को ईडी के निरस्त कर दिया जाए, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। तो ईडी ने वहाँ एफिडेविट के जरिए कोर्ट को बताया कि संजीव पलांडे ने पूछताछ के दौरान जो बताया है उसके मुताबिक एक मंत्री, एसीपी और उससे ऊपर के अधिकारियों के ट्रांसफ़र के लिए
सूची भेजता था। उस सूची को अनिल देशमुख देखते थे, फिर अनिल देशमुख की रिकमेंडेशन के साथ वो सूची पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को भेजी जाती थी। और ये जो सूची भेजी जाती थी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को, जो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम करता है वो बोर्ड, वहाँ भेजी जाती थी। लेकिन ये सब इनफॉर्मल तरीके से होता था, कोई जो है सरकारी आदेश के जरिए नहीं होता था। और ये जो भेजा जाता था उसके अनुसार ही ट्रांसफ़र होता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पता लगाने की कोशिश कीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कौन वो वरिष्ठ नेता हो सकता है एनसीपी का जो अनिल देशमुख को लिस्ट भेजे, जिस पर अनिल देशमुख को ये भरोसा हो कि ये पवार साहब का खास आदमी है, जिस पर अनिल देशमुख को ज़रा भी संदेह नहीं हो कि ये जो भेज रहे हैं उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है, मतलब कम से कम पार्टी के नेता का विश्वास हासिल है। तो वो अनिल देशमुख के लिए एक तरह से आदेश की तरह होता था। अब ये बात ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 26 नवंबर को दिए एफिडेविट में कही है। और एक बात और कही है, ये बताया कि पलांडे ने जो पूछताछ हुई थी उस दौरान बताया कि सरकार के एक और मंत्री की ओर से सूची आती थी। उस सूची के साथ शिवसेना के एमएलएज और एमएलसीज का नाम होता था कि फलां ने फलां के लिए सिफारिश की है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका मतलब शिवसेना का कोई नेता, कोई मंत्री रहा होगा। नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन 2 लोगों के बारे, या तो ईडी के पास नाम होगा और वो बता नहीं रहे हैं, अदालत में जब वो चार्जशीट फाइल करेंगे उस स्टेज पर बताएंगे। तो 2 मंत्रियों के, अनिल देशमुख के बाद 2 और मंत्रियों के इस वसूली गेट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कमाई में पकड़े जाने के या शामिल होने के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो इसलिए अब इनको देखिए, पता तो है कि ये मामला सामने आ रहा है। संजीव पलांडे को 3 महीने तक महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड नहीं किया, उसकी गिरफ्तारी हुई, ईडी ने पूछताछ की, उसको जेल भेज दिया गया, अभी वो जेल में है। 3 महीने बाद उसको सस्पेंड किया गया, जब ये डर हुआ कि अदालत इस पर फटकार लगा सकती है। तो जाहिर है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। क्यों? क्योंकि वही बचा सकता है बाकी लोगों को। उसने ये भी बताया पूछताछ में कि सचिन वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात वो कराता था। दोनों की बैठक में इस बात पर चर्चा होती थी, ये जो वसूली है, ये जो बार हैं और दूसरे व्यापारिक संस्थान हैं, उनसे उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो अनिल देशमुख, शरद पवार, शिवसेना, ये सब लोग कह रहे हैं कि अनिल देशमुख को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उसकी कड़ियाँ खुलने वाली हैं, धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। ईडी के पास जाहिर है कि इससे ज़्यादा बहुत कुछ होगा। वो अपने केस से संबंधित जितना उनको ज़रूरी था वो बता रहे थे। ईडी ने कहा कि संजीव पलांडे क्लीन हैंड से अदालत के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ये इस पूरे जो घोटाला है उसमें शामिल हैं। तो उनकी बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो अभी उसके बारे में जो है कोई फैसला नहीं हुआ है, अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन ये भी इससे खुलेगा कि अनिल पलांडे पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दायर किया है, उससे ये भी पता चलेगा कि वो पैसा अपने लिए भेज रहे थे या दूसरे लोगों के पैसे को बाहर जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, कहीं पार्क कर रहे थे। तो ये मुद्दा भी खुलने वाला है। तो नवाब मलिक की चिंता बड़ी वाजिब है। उनको लग रहा है कि शिकंजा घेरा कस रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो शिवसेना का जो मंत्री था, वरिष्ठ मंत्री जो सूची भेजता था, वो नवाब मलिक है, लेकिन उससे नवाब मलिक का कुछ तो नाता है। ज़रूर नवाब मलिक को उससे परेशानी हो रही है। अब बताइए भला कि अनिल देशमुख जेल में पूछताछ में उन्होंने क्या क्या बताया, जांच एजेंसियों को ये चार्जशीट के समय पता चलेगा। उनके निजी सचिव ने क्या बताया, उसका कुछ हिस्सा सामने आया है। तो इतना तो स्पष्ट है कि ये धंधा चल रहा था, वसूली का भी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी।
और इसके सबूत सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह सामने आ गए, जिन्होंने आरोप लगाया, चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया। अब पूरी सरकार महाराष्ट्र की परमबीर सिंह के पीछे पड़ी है, जो उनके जो है एक तरह से ब्लू आइड बॉय थे। परमबीर सिंह भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन इस मामले में जो है सरकार को मुश्किल में, खास तौर से एनसीपी के लोगों को मुश्किल में डालने वाले परमबीर सिंह ही हैं। अगर उन्होंने वो चिट्ठी न लिखी होती तो ये सब मामला सामने इस तरह से आ भी नहीं पाता। तो देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कानून की चक्की पीसती तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पीसती है। तो ये कानून का शिकंजा जो कस रहा है महाराष्ट्र में बेचैनी, महाराष्ट्र की राजनीति में बेचैनी का यही कारण है। अदालत में ये सब बातें आएंगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है वो उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उससे बहुत सी चीज़ें आजकल साबित हो जाती हैं कि पलांडे जिस समय की बात कर रहे हैं, उन्होंने समय बताया होगा, तारीख बताई होगी। उस समय सचिन वाजे वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे अनिल देशमुख के पास, अनिल देशमुख उस दिन और उस समय पर वहाँ थे या नहीं थे, ये सब इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके अलावा ईडी जब जांच करता है तो दरअसल ईडी का केस पुख्ता बनता है मनी ट्रेल से। ख़ास तौर से जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो वो मनी ट्रेल अगर ट्रेस होती है तो उसी से बनता है। अब उसमें कितनी प्रगति हुई है, वो केस कहाँ तक पहुँचा, वो जांच कहाँ तक पहुँची है, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन वो हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, इतना तो अंदाज़ा है। तो आप ये मानकर चलिए कि महाराष्ट्र में जो अनिल देशमुख कांड है, जो अनिल देशमुख पर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ जो जांच हो रही है, उसमें राजनीति नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार जो कोई महाराष्ट्र में और मुंबई में कोई नई बात नहीं है। ये वसूली, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा, ये किस सरकार में किस स्तर पर होता है, बात इसकी होती है। और इस सरकार में तो फ्री फॉर ऑल है, 3 पार्टियों की सरकार है, सबको लूट की छूट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा था। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि नवाब मलिक 2-3 महीने से जिस तरह से लगातार रोज़ एनसीबी के खिलाफ अभियान चला रहे थे, अब मामला पलट रहा है। एक तो समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर उनके बोलने पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। जब तक मामले का निपटारा नहीं होता अदालत से, तब तक उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं बोलेंगे, तो बोलने पर रोक लगी हुई है। यहाँ इस जो है मानहानि के मामले में ज़मानत पर रिहा है। और सचिन पलांडे क्या क्या बता चुका है, किसका किसका नाम ले रहा है, ये भी अदालत में पूछा जाएगा कि जब ईडी ने उसको जून में गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद सरकार ने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? 3 महीने किस बात का इंतज़ार करती रही? इस तरह के बहुत से मामले, बहुत सी बातें जो है सामने आने वाली हैं, परेशानी बढ़ने वाली है। नवाबों का ज़माना जा चुका है। जैसे शरद पवार ने एक दिन कांग्रेस के बारे में कहा था, यूपी के ज़मींदारों से उनकी तुलना की थी, वही हालत नवाब मलिक की है। नवाब मलिक को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सरकार भले ही हो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, उसका रिमोट भले ही शरद पवार के हाथ में हो, लेकिन अदालत और जांच एजेंसियों का रिमोट उनके हाथ में नहीं है। और अदालत और जांच एजेंसी रिमोट से नहीं चलती। आरोप आप किसी सरकार पर कुछ भी लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियों का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन अदालत उसके लिए बैठी है। और अदालत अगर दुरुपयोग हुआ, अगर गलत इरादे से किया गया है, बिना सबूत के किया गया है, तो अदालत में वो केस टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर इरादा ठीक है, अगर सबूत है, तो अदालत से आपको कोई बचा भी शायद नहीं पाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।